हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा एक बैच चल रहा है, जिसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपके लिए एक बैच चल रहा है, जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। क्या नाम है? जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। यह हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में कंडक्ट होना तय है। आपका एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट होना तय है और हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक बैच है अग्नि परीक्षा बैच। इस बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। इस बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेस को प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस क्लास नोट्स, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आप बिल्कुल ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। और मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, और मेरी क्लास शाम को 3 बजे होती है। कितने बजे होती है? शाम को 3 बजे मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, जिसमें हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें पहली क्लास में मैंने आपको भाषा परिचय बताया, जिसमें मैंने आपको पहली कक्षा में भाषा परिचय को समझाया था। उसके बाद कल मैंने आपको माहेश्वर सूत्रों को भी समझाया था। आज की क्लास में हम प्रत्याहारों को पढ़ेंगे। और यह क्लास प्राइमरी और जूनियर यानी कि दोनों पेपरों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इसमें मैं दोनों पेपर्स का सिलेबस कराऊंगी, क्योंकि दोनों पेपर्स में जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज के हमारे टॉपिक का क्या नाम है? तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है प्रत्याहार। क्या नाम है? प्रत्याहार। तो देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास में हम प्रत्याहार को पढ़ेंगे। उससे पहले हम माहेश्वर सूत्रों को एक बार फिर से देख लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, क्योंकि इनका आपके एग्जाम में, आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो इनको हम याद कर लेते हैं। आप किस प्रकार से इनको याद करेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आज भी मैं आपको ये रिवाइज करा देती हूँ। तो आप किस प्रकार से याद करेंगे कि पाणिनि ने महेश्वर सूत्र कितने प्रदान किए? तो पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों को प्रदान किया है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। आयुड़, रिलक, अयोड, अयोच, है वरट लड़। ठीक है, है वरट लड़, यमंगणनम, झवय, घड़ धस, जब गढ़ दश, खफ छटत, चट तव। क्या है? खफ छटत, चट तव, कपय, शा 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 र हल। ठीक है, तो कितने बताए हैं? महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 बताई है पाणिनि ने, जिनको आप कुछ इस प्रकार से याद करेंगे। आप 2-2 के पेयर में करेंगे, जैसे कि आय उड़। ठीक है, क्या है? आय उड़ रिलक। क्या है? आय उड़ रिलक, एयोंग एयोच। क्या है? एयोंग एयोच। क्या है? एयोंग एयोच, है वरट लड़, है वरट लड़, यमंगणनम। क्या है? यमंगणनम। तो आप कुछ इस प्रकार से इनको करेंगे और मेरे साथ साथ ही बोलिए, क्योंकि संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बार बार बोल करके आपको उसको पढ़ना होगा। क्योंकि अगर जब तक आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो आप नहीं समझ सकेंगे। क्योंकि संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका रट्टा मार लिया और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और यूपी टेट में इसका वेटेज जो है वो 30 नंबर का है, इसीलिए बहुत अच्छे से जरूर देखिए, क्योंकि यूपी टेट के बाद सुपर टेट में भी संस्कृत पूछी जाती है। तो इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से अभी से तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये कैसे करना है? तो आप इनको 2-2 के पेयर में करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो पहला और दूसरे को जो हम लेंगे, तो क्या करेंगे? आयोड़, आयोड़ रिलक, आयोड़ रिलक, एयोंग एयोच, एयोंग एयोच, है वरट लड़, है वरट लड़, यमंगणनम। क्या है? यमंगणनम। यानी कि शुरू के जो 3 पेयर हैं, 2-2 के जो 3 पेयर हैं, उनको आप 2-2 करके करेंगे। आयोड़ रिलक, एयोंग एयोच, है वरट लड़, यमंगणनम। जो 7वां है उसको अकेला करना है। कैसे? जो 7वां है उसको आप अकेला करेंगे कि यमंगणनम। फिर आएगा 8वां और नमा, यानी कि झवई घड़ धस, झवई
घड़ धस। फिर 10वां आएगा जब गढ़ दश, क्या है, जब गढ़ दश। ठीक है, तो इसमें एक एक करके लेंगे क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े पेयर हैं, तो इनको आप एक एक करके करेंगे। तो क्या होगा, जब गढ़ दस। फिर 11 नंबर पे क्या है, खफ छठत, यहां तक पढ़ेंगे पहले आप इसको, खफ छठत। ठीक है, 11 नंबर को आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे, पहले यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। तो क्या होगा, खफ छठत चट तव, खफ छठत चट तव, कपय शाशार सर हल, क्या है, शाशार हल। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप इनको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। आज ये कल का टॉपिक था जिसको हमने एक बार फिर से आपको बता दिया है। इसको आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छे से इनको समझ पाएंगे और खुद से ही आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब हम प्रत्याहारों को देखेंगे। आज की क्लास में हम प्रत्याहारों को देख रहे हैं। इन्हीं से संबंधित प्रत्याहार हैं। जिस प्रकार से माहेश्वर सूत्र पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों का, जिस प्रकार से पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों का प्रतिपादन किया है, उसी प्रकार से उन्होंने 42 प्रत्याहारों का भी प्रतिपादन किया है, जो कुछ इन्हीं से क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। ठीक है, इन्हीं से उनका संबंध होता है। ठीक है, इन्हीं से ही उनका संबंध होता है। इसके साथ साथ मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो पाणिनि के महेश्वर सूत्र हैं उसमें 1 से 4 तक जो है वो स्वर हैं, 1 से 4 तक जो है वो स्वर हैं, और जो 5 से 14 तक हैं वो क्या है, वो व्यंजन है। वो क्या है, तो वो व्यंजन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ही मैं और सभी जानकारी को अभी आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं, अब हम देखेंगे प्रत्याहार को। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे प्रत्याहारों को। तो प्रत्याहार को जानने से पहले हम इसका, ठीक है, पहले हम इसको तोड़कर इसका मतलब जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो प्रत्याहारों का सबसे पहले अर्थ क्या होता है, तो प्रत्याहारों का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। क्या है, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो इससे कि जो प्रत्याहार है वो किन किन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो प्रत्याहार प्रति उपसर्ग, प्रत्याहार प्रति उपसर्ग, प्रत्याहार प्रति उपसर्ग से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रति उपसर्ग आंग और घ्या, घ्या मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये प्रत्यय है। घ्यांग प्रत्यय से मिलकर बना होता है। किससे, घ्यांग प्रत्यय से मिलकर बना होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसको इस प्रकार से विच्छेदित किया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है कि प्रत्याहार का अर्थ होता है, प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या फिर संक्षिप्तीकरण या फिर संक्षिप्तीकरण या फिर संक्षिप्तीकरण। क्या होगा, या फिर संक्षिप्तीकरण। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण या फिर संक्षेपीकरण। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ ये भी होता है कि संक्षिप्त रूप में या अर्थात कई वर्णों के समूह को एक रूप में ही प्रतिपादित करना। कई वर्णों के समूह को, बहुत सारे वर्ण हैं जैसे का खा गा, ठीक है, कई सारे वर्ण हैं, का खा गा घा अंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से उनको छोटे से संक्षिप्त रूप में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। आगे देखते हैं, एक सूत्र दिया है, इस सूत्र को देखते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम पूरे प्रत्याहार के अर्थ को समझेंगे। ठीक है, तो प्रत्याहार का एक सूत्र दिया है, तो ये क्या है, प्रत्याह्यन्ते प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्तयन्ते वर्णाम यत्र सा प्रत्याहारम। एक बार फिर से देखते हैं कि प्रत्याहिरन्ते संक्षिप्तयन्ते वर्णोम यत्र सा प्रत्याहार। ठीक है, प्रत्याहारम। तो अर्थात इसका अर्थ होता है कि जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात जिनकी सहायता से कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए प्रत्याहार कहलाते हैं। अर्थात इसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, जैसे गागर में सागर। ठीक है, इसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, गागर में सागर। क्या कह सकते हैं, गागर में सागर, यानी कि कम चीज में बहुत सारा
ज्ञान, यानी कि कम वस्तुओं से प्राप्त बहुत सारा ज्ञान क्या कहलाता है? गागर में, यानी कम से बहुत अधिक प्राप्त करना, गागर में ही सागर का प्रतिपादन होना क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं कि सूत्र क्या है। प्रत्याहार्यन्ते संक्षिप्तयन्ते वर्णों यत्र सा प्रत्याहारम, अर्थात जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे प्रत्याहारों का जो संज्ञा विधायक सूत्र है उसके बारे में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आपको जितना भी सिलेबस करा रही हूँ, ठीक है, डेली का मैं जितने भी टॉपिक्स आपको, जो भी टॉपिक्स मैं आपको कराती हूँ, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इसीलिए सभी क्लासेस से जरूर जुड़िए। ऐसा नहीं कि आज क्लास देख ली फिर आप 4 दिन बाद देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आपको कंटिन्यू सभी क्लासेस को देखना होगा। फिर आप लास्ट में ये देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो एकदम सही पढ़ा है, पर्याप्त पढ़ा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट प्रदान करने की। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र जो इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? आदिरयंतेन संहिता। क्या है? आदिरयंतेन संहिता। क्या नाम है? आदिरयंतेन संहिता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। कितनी होती है? 42 होती है। जबकि कुछ विद्वान क्या कहते हैं? जबकि कुछ विद्वान रंग और यम प्रत्याहार भी मानते हैं। कुछ प्रत्याहार, ठीक है, कुछ जो विद्वान हैं वो 2 प्रत्याहारों को और मानते हैं। तो उनके अनुसार प्रत्याहार 43 अथवा 44 हैं। कितने हैं? प्रत्याहार 43 अथवा 44 हैं। रंग, ठीक है, र और इया को जोड़कर कितने हैं? 43 और 44 हैं। कितने? 43 और 44 हैं। और आपके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो आपके एग्जाम के लिए जब आपका टेट का पेपर होगा, टेट का या फिर सुपर टेट का, तो उसके लिए आप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 42 ही लगा कर आए। जबकि 43 और 44 कब लगाने हैं? जब आप टीजीटी पीजीटी देते हैं, जब आप टीजीटी को भरते हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं 43 44। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है, जो यूपी टेट है या फिर सुपर टेट है, तो उसमें आप 42 ही लगाएंगे। ठीक है, 42 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम इनके बारे में देखेंगे कि पाणिनि ने जो 42 प्रत्याहार दिए हैं वो किस प्रकार से दिए हैं, वो किस प्रकार से उनका प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो हम पहुंचते हैं अपने महेश्वर सूत्र पे। महेश्वर सूत्र के ही माध्यम से हम अपने प्रत्याहारों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? महेश्वर सूत्र कितने दिए थे? 14 महेश्वर सूत्र दिए थे। जबकि प्रत्याहार कितने थे? तो 42 प्रत्याहारों का भी प्रतिपादन किया था। कितना? 42 प्रत्याहारों का भी प्रतिपादन किया था। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, ये हमारे महेश्वर सूत्र हैं। और इसमें जो आखिरी वर्ण है, जो आखिरी वर्ण है वो क्या है? हल प्रत्याहार है। क्या है? जो हल है, हलंत है। क्या है? जो हलंत वाले जो वर्ण होते हैं, इनको हटाकर मैंने आपको पाणिनि ने जो 4 नियम बताए थे इनको हटाने के, वो भी बताए थे। वो कौन कौन से थे? पहला था, ठीक है, तो पाणिनि ने जो 4 नियम बताए थे हलंत को हटाने का, हलंत को हटाने के लिए जो महेश्वर सूत्र है उसमें से जो चौथा वर्ड है हलंत वाला, उसको लोप करने के लिए महेश्वर सूत्र ने 4 नियम दिए थे। पहला था हलंत्यम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला था हलंत्यम, ठीक है, हलंत्यम। दूसरा था इत संज्ञा, हलंत्यम की इत संज्ञा होकर क्या होता है? अर्थदर्शनम का लोप हो जाता है। तब तस्य लोपा, तब क्या होता है? इसका लोप हो जाता है। क्या होता है? इसका लोप हो जाता है। और चौथा था तस्य लोपा। चौथा क्या था? तस्य लोपम। क्या था? तस्य लोपम। ठीक है, तो पाणिनि ने जो महेश्वर सूत्र थे उसमें जो चौथा वर्ड है, यानी कि जो आखिरी वर्ड हलंत वाला होता है, उसके लिए 4 नियम दिए थे या 4 सूत्र का प्रतिपादन किया था, जो कुछ इस प्रकार से थे। हलंत्यम, हलंत दिए हैं। पाणिनि ने 4 सूत्र दिए हैं कि जो हलंत वाले वर्ड है उनका अंतिम हल जो
जो जो पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र दिए हैं उनका जो अंतिम हल वर्ण है, जो उनका अंतिम हल वर्ण है, वो 4 सूत्रों के माध्यम से उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इनकी इत संज्ञा होती है, इनकी इत संज्ञा, इनकी, ठीक है, इनकी इत संज्ञा होती है और उसका क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। क्या होता है, उसका लोप हो जाता है। किस किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है, जैसे जैसे है आ ये उड़, क्या है, आ ई उड़, ठीक है, आई उड़ में जो अड़ा है, जो अड़ा है ये हलंत वाला है, ठीक है। इसकी हलंत्यम संज्ञा से, इसकी हलंत्यम सूत्र से, इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर क्या, किससे, इससे इत संज्ञा होकर, इत संज्ञा होकर क्या हो जाता है, तस्य लोपा, यानी कि इसका लोप हो जाता है, यानी कि ये क्या होता है, ये हटा दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है, इसका लोप हो जाता है, यानी कि वर्णों में इसको नहीं गिना जाता है, वर्णों में इसको नहीं गिना जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको बनाना है अच प्रत्याहार, क्या बनाना है, अच प्रत्याहार। अब हम इसको हटा देते हैं और हमने बता दिया है कि जो आखिरी वर्ड है या हलंत वाला वर्ड है उसका क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है, उसका, ठीक है। तो आप प्रत्याहार कैसे बनाना है, ठीक है, ठीक है। अब आपको जो भी प्रत्याहार बनाना है उसको आप ले लेंगे। जैसे मैंने ले लिया अच प्रत्याहार, जैसे मैंने क्या ले लिया, अच प्रत्याहार। तो इसमें क्या होता है, जहां से लेकर जहां तक, यानी कि आ लेते हैं और चा तक लेते हैं। क्या करते हैं, आ से चा तक लेते हैं। तो अच प्रत्याहार में क्या करेंगे, यहां से ये आ लेंगे और यहां से चा तक। और जो हलंत्यम वर्ड होते हैं उनको क्या किया जाता है, वह जो होते हैं वो हलंत, मैंने आपको बताया था कि हलंत संज्ञा से, हलंत सूत्र के माध्यम से इत संज्ञा के कारण उसका लोप हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम क्या देखते हैं, हम प्रत्याहार, ठीक है, हमें हमें महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार को बनाना है। तो पहले हमने ले लिया अच प्रत्याहार, क्या ले लिया, अच प्रत्याहार। तो इसमें क्या होता है, हमें आ से लेकर चा तक जाना होता है, किसे, प्रत्याहार, ठीक है। इसमें क्या होता है, महेश्वर सूत्रों में हमें आ से चा तक देखना होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें जो हलंत वर्ड हैं उनकी हलंत संज्ञा, हलंत, उनकी हलंत सूत्र के माध्यम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अच प्रत्याहार में किस प्रकार से वर्ड लिए जाएंगे, ठीक है, छिपा देंगे। क्या होगा, तस्य लोपा के तहत हम क्या करेंगे, उन वर्णों को छिपा देंगे जो हलंत है, यानी कि, ठीक है, यानी कि जो अंगा, क और ये हलंत वाले वर्ड है इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और आ से लेकर औ तक, आ से लेकर औ तक जो होते हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्या होगा, आ ई उ री लिर ए औ, यानी कि अच प्रत्याहार में कितने आएंगे, तो 9 स्वर आएंगे। अच प्रत्याहार में क्या आएंगे, 9 स्वर आएंगे। और आपको पता ही होगा कि जो अच होता है स्वर को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं, स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। क्या कहते हैं, अच कहते हैं, अच कहते हैं। तो मैंने अभी क्या कहा, मैंने आपको बताया कि हमने अच प्रत्याहार लिया है। तो अच प्रत्याहार में क्या होगा, जो हलंत जो वर्ड है उनको हटाकर अच प्रत्याहार में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो स्वरों की संख्या हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी, 9। कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आई होप, मैं आशा करती हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम एक और ले लेते हैं, ऐसे ही अब हम ले लेते हैं अक प्रत्याहार। अब हम क्या ले लेते हैं, अक प्रत्याहार को ले लेते हैं। तो अक प्रत्याहार में कहाँ तक आएगा, आ से लेकर का तक। क्या होगा, आ से लेकर का तक आ जाएंगे वर्ड, ठीक है। और जो हलंत है उनका तो क्या हो जाएगा, उनका लोप हो जाएगा। उनका क्या होगा, उनका लोप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, आयुंग, आ ई उ, क्या होगा, आ ई उ और री और ली, और क्या है, री और लिर। तो ये क्या कहलाते हैं, ये मुख्य स्वर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये मुख्य स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारे मुख्य स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मुख्य स्वरों की संख्या हो जाएगी,
ठीक है। इसी प्रकार से अच प्रत्याहार यानी कि स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 9। और मुख्य स्वरों की संख्या कितनी होगी, और मुख्य स्वरों की संख्या हो जाएगी, मैंने आपको क्या बताई, अभी हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है। तो मुख्य स्वर कहाँ से है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो आ ई उ रिल क्या है, आ ई उ रिल यानी कि 5 जो हो जाएंगे वो मुख्य स्वर हो जाएंगे। क्या होंगे, 5 जो हो जाएंगे, 5 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मुख्य स्वर। क्या हो जाएंगे, मुख्य स्वर। इसी प्रकार से और प्रत्याहारों को देखते हैं। ठीक है, और प्रत्याहारों को भी बनाकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको बनाना है एच प्रत्याहार, क्या बनाना है, एच प्रत्याहार बनाना है, तो आप ए से च तक लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यड़ प्रत्याहार अगर आपको बनाना है तो यड़ प्रत्याहार कैसे लेंगे, तो या से लेकर ड़ा तक, या से लेकर अड़ा तक हम वर्णों को लेंगे। ठीक है, क्या होगा, या व र ल, या व र ल, यानी कि इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही हम हम प्रत्याहारों को देख लेते हैं। इसके साथ साथ ही हम और प्रत्याहारों को देख लेते हैं, जैसे झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार कैसे बनेगा, तो झा से लेकर हम शा तक, झा से लेकर शा तक, और जो लास्ट की जो हलंत्यम वर्ण है उनका लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, झा व घड़ धस। क्या होगा, झा व घड़ धस। इसी प्रकार से सल प्रत्याहार को कैसे करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से सल प्रत्याहार को कैसे करेंगे, तो हम शा से लेकर ला तक ले लेंगे। क्या करेंगे, सा से लेकर ला तक के वर्णों को ले लेंगे, जैसे कि शा, शा, सा और हा। क्या हो जाएगा, तो इन वर्णों को क्या कहते हैं, तो इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इन वर्णों को क्या कहते हैं, तो इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से चर प्रत्याहार है। क्या है, चर प्रत्याहार, तो चा से लेकर रा तक, क्या होगा, चा से लेकर रा तक के जो चा से लेकर रा तक के जितने भी वर्ण हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, जैसे कि अक प्रत्याहार, जैसे कि अक प्रत्याहार है। ठीक है, अक प्रत्याहार में क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आ से लेकर का तक के हमें सभी वर्णों को लेना है। क्या करना है, आ से लेकर का तक के सभी वर्णों को लेना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सभी 42 प्रत्याहारों को बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसी के माध्यम से आप सभी 42 प्रत्याहारों को बना सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस प्रकार से बनेंगे, उनको हम देखेंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एग्जाम में एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं कि प्रत्याहारों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है स्वरों की संख्या। क्या है, पहला टॉपिक क्या है, स्वरों की संख्या, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं अच प्रत्याहार, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं अच प्रत्याहार। क्या कहते हैं, अच प्रत्याहार। मैंने पीछे भी आपको बताया कि अच प्रत्याहार, अच स्वर को क्या कहते हैं, संस्कृत में अच कहते हैं। तो अच प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो जाएगी, अच प्रत्याहारों की संख्या हो जाएगी 9। हम देखते हैं इसमें। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में देखते हैं किस प्रकार से होगी। तो अच प्रत्याहार आ से लेकर, ठीक है, अच प्रत्याहार में आ से लेकर चा तक के वर्णों को हम अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें से जो हलंत वर्ण है उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो कौन कौन से वर्ण होंगे, स्वर कौन कौन से वर्ण होंगे, तो स्वर हो जाएंगे आ, ई, उ, री, लिर, ए, औ। ठीक है, ए, औ,
ए औ, क्या होगा, ए ओ औ, ठीक है। तो ये 9 वर्ड जो हो जाएंगे वो स्वर प्रत्याहार, वो क्या होंगे, वो स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो स्वर कहलाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं। इसके साथ साथ ही आपको संयुक्त स्वर पता होना चाहिए किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। तो जब आ और ई मिलता है, जब आ और ई मिलता है तब क्या बनता है, ए बनता है। और जब आ और ऊ मिलता है, जब आ और ऊ मिलता है तब बनता है ओ। क्या बनता है, तब बनता है ओ। इसी प्रकार से आ और ए मिलकर क्या बनाता है, आ और ए मिलकर बनाता है ए, ठीक है। और आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाता है, तो ये बनाता है औ। क्या बनाता है, औ। इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही इनको बताने का और एक महत्व इसलिए है क्योंकि संधियों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। संधियों में प्रयोग किया जाता है। जब आ और ई मिलता है, मैंने आपको बताया था, तो क्या बनता है, गुण संधि बनती है। क्या बनती है, गुण संधि बनती है। और जब आ और ए मिलता है, आ और ऊ मिलता है, तब वृद्धि संधि बनती है। क्या बनती है, तब वृद्धि संधि, तब वृद्धि संधि, ठीक है। जब आ और ऊ मिलते हैं तो वृद्धि संधि बनती है। क्या होती है, वृद्धि संधि बनती है, ठीक है। एक मात्रा वाले जो वर्ण हैं, एक मात्रा वाले जो वर्ण हैं उनसे बनती है गुण संधि और 2 मात्रा वाले वर्णों से बनती है वृद्धि संधि, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य स्वर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुख्य स्वर। तो मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है, मुख्य स्वरों की संख्या है 5, ठीक है। तो मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है, तो मुख्य स्वरों की संख्या है 5, ठीक है। मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है, तो मुख्य स्वरों की संख्या होती है 5 और ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आ से लेकर का तक के वर्ण, आ से लेकर का तक के वर्णों को, आ से लेकर का तक के वर्णों को क्या कहते हैं, मुख्य स्वर कहते हैं। तो आ ई उ रिल, आ ई उ रिल क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे मुख्य स्वर। क्या कहलाएंगे, मुख्य स्वर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संयुक्त स्वर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संयुक्त स्वर, जिसे संध्यक्षर स्वर भी कहते हैं, जिनको संध्यक्षर स्वर भी कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताए थे, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4 और ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देख लेते हैं महेश्वर सूत्रों में, ठीक है। महेश्वर सूत्रों में इनको हम देख लेते हैं। एच प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, ठीक है। कौन सा प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, जो ए से लेकर चा तक के वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। ए ओ ए ओ, क्या होगा, ए ओ ए ओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो आपने देख लिया होगा कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों को क्या कहते हैं, संस्कृत में अच कहा जाता है और संस्कृत में इनकी संख्या होती है 9। कितनी होती है, संस्कृत में इनकी संख्या होती है 9। इसी प्रकार से मुख्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मुख्य स्वरों की संख्या होती है 5 और संयुक्त स्वर और संध्यक्षर संख्या, ठीक है। इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं और संध्यक्षर भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या होती है 4, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं और ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्याहारों को। जो इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है मैं उन्हीं को पढ़ा रही हूँ क्योंकि 42 प्रत्याहार बहुत होते हैं। अगर उनको पढ़ाने बैठ गए तो ये सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको सभी प्रत्याहारों को बता दूंगी कि 42 प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अंतस्थ वर्ण। नेक्स्ट क्या है, अंतस्थ वर्ण या फिर अर्धस्वर। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4 और ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो
पांचवा जो है, पांचवे जो है माहेश्वर सूत्र, ठीक है, पांचवें नंबर के जो माहेश्वर सूत्र हैं, तो यहाँ से हम लेंगे या व रट और लड़, ठीक है। तो कहाँ तक लेंगे, यड़ क्या है हमारा, यड़ प्रत्याहार, तो हम लेंगे या से ड़ा तक और जो हलंत वर्ण है उनका लोप कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बढ़ाएंगे, या व र, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बढ़ाएंगे, या व र, ठीक है, या व रा ल, क्या आएगा, या व र ल, ठीक है। तो ये क्या आएंगे, या व र ला आएंगे। इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुनासिक की संख्या। कौन सी, अनुनासिक की संख्या, जिनकी संख्या होती है 5। क्या होती है, इनकी संख्या होती है 5 और इसको भी हम महेश्वर सूत्रों में देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। अनुनासिक वर्ण जो आते हैं वो यामंगड़ से आते हैं। कहाँ से आते हैं, यामंगड़नम, जो 5 वर्ण होते हैं, इसमें जो 5 वर्ण होते हैं, ठीक है, यमंगड़नम, यानी कि ये क्या कहलाते हैं, यह अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं और इनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 5। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको हिंदी में भी पता होगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। कितनी होती है, 25 होती है और कहाँ से कहाँ तक इसमें होते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्म वर्ण। क्या है, ऊष्म वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4 और ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा शल प्रत्याहार हो गया, जो हमारा शा से लेकर ला तक आते हैं। शा से लेकर ला तक के वर्ण जो होते हैं वो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं, इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आते हैं शा, शा, स और हा, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहा जाता है और इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्यंजन जिन्हें हल कहा जाता है। व्यंजन जिन्हें हल कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 33। कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33। तो इनको भी देख लेते हैं कि महेश्वर सूत्र में ये कहाँ से कहाँ तक, ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो जो 5वां वर्ड है, जो 5वां वर्ड है और जो 14 नंबर का वर्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कल भी बताया है और मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो 5 से 14 तक के वर्ड हैं, जो 5 से 14 तक के वर्ड हैं, जो वो 33 वर्ड जो हैं, ठीक है, जो 5 से 14 तक के वर्ड जो हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं, संस्कृत में व्यंजन को, संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं, तो संस्कृत में व्यंजन को कहते हैं हल। क्या कहते हैं, संस्कृत में व्यंजन को कहा जाता है हल और स्वर को क्या कहते हैं, अच कहा जाता है। स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं, ठीक है। तो 5 से लेकर जो लास्ट तक जो हैं वर्ड वो क्या कहलाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके व्यंजन कहलाते हैं। और 1 से 4 तक के सभी वर्ड जो होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, स्वर, यानी कि अच कहलाते हैं, यानी कि अच कहलाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तक खत्म हो गए हैं कि व्यंजन की व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है महेश्वर सूत्र में जो आदि वर्ण के रूप में
हाँ होता है वो कितनी बार गिना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ से मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, जितने टाइप से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो सभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर पूछे भी गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र में आदि वर्ड के रूप में हाँ वर्ड कितनी बार आया है? तो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इसको हम चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर आया है। तो हमारा कहाँ आया? एक 5 पे आया है और एक आया है 14 पर। कहाँ पर आया है? एक आया है 5 पर और एक आया है 4 पर। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है आदि वर्ण। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आदि वर्ण कहा जाता है। तो इनकी संख्या एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इनकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण के 2 बार आया है। महेश्वर सूत्र में जो इत संज्ञक वर्ण यानी कि जो जिसका क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि जो पाणिनि ने आपको जो हलंत को लोप करने का जो सूत्र दिया है वो पाणिनि ने दिया है। तो उसी में क्वेश्चन पूछा गया कि इत संज्ञक वर्ण यानी कि इत संज्ञा होकर उनका अदृश्य आदर्शनम लोप या तस् लोप हो जाता है। तो वो वर्ड कितनी बार आया है? तो वो वर्ड आया है 2 बार। अड़ा कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर और कितनी बार आया है। तो पहला तो पहली लाइन में ही आ गया आयुड़। ठीक है, आयुड़। और नेक्स्ट यहाँ पे है, तो नेक्स्ट है 7वें नंबर पर यामंगणनम। क्या है? यामंगणनम। तो इत संज्ञक वर्ण कितनी है? तो इनकी संख्या होती है 2 बार। इसे इत अंत्यन वर्ण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इस वर्ण को अड़ा को, ठीक है, इस वर्ण को अंत्य संज्ञक वर्ण भी कहते हैं और इसे इत, ठीक है, और इसे इत अंत्यन वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इत अंत्य वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इत अंत्य वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? संयुक्त वर्णों की, नेक्स्ट क्या है? लास्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 3। और ये आपका यूपी टेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये क्या है? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और छात्राज्ञा क्या है? छात्राज्ञा क्या होते हैं? छात्राज्ञा को संयुक्त वर्ण कहते हैं। छात्राज्ञा को क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इनका निर्माण कैसे होता है? तो जो छा मिलकर किससे बना होता है? तो छा होता है वो का और शा से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? का और शा से मिलकर बनता है। त्रा किससे मिलकर बनता है? तो त्रा मिलके बनता है त और रा से। किससे? ता और रा से। और जो ज्ञा है वो जा और इया से मिलकर बनता है। किससे? जा और इया से मिलकर बनता है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 3। कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रत्याहारों को देख लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्याहार देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि जो टोटल 42 प्रत्याहार हैं उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, वो आपको पता, ठीक है। तो अब हम 42 प्रत्याहारों को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से 42 प्रत्याहार होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट प्रत्याहार थे उनको मैंने करा दिया है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके बनते थे उनको करा दिया है। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं 42 प्रत्याहारों के नाम। तो पहला है अक प्रत्याहार। पहला क्या है? अक प्रत्याहार, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आ से लेकर का तक के जो वर्ण आते हैं वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से अच प्रत्याहार, आ से चा तक के सभी वर्ण। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर जो सूत्र दिए हैं उनमें मैंने आपको सब बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है। आप इनको रिलेट करके आप देखें तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे अक प्रत्याहार है आ से, जैसे अक प्रत्याहार है तो आ से का तक के वर्ण, और अच प्रत्याहार है तो आ से चा तक के वर्ड। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके इनको जरूर देखें तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है अट प्रत्याहार। थर्ड क्या है? अट प्रत्याहार। फोर्थ है अम प्रत्याहार। पांचवा है अल प्रत्याहार। छठा है
अश प्रत्याहार, ठीक है, आ से शा तक के वर्ड, ठीक है। इसी प्रकार से 7वां है अड़ प्रत्याहार, 8वां है अड़ प्रत्याहार, 9वां है इड़ प्रत्याहार और 10वां क्या है इक प्रत्याहार। इसी प्रकार से इच प्रत्याहार, उक प्रत्याहार, एड प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, खर प्रत्याहार, खय प्रत्याहार, यम प्रत्याहार, चर प्रत्याहार, चय प्रत्याहार, छव है, जस है, झय है, झर है, झल है, झस है और झस है, ठीक है। वश है, भश है, मय है, यंग है, यड़ है, यम है, यय है और यर है, रल है, बल है, बश है, शर है, शल है, हल है और हश है, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, ये सभी टोटल 42 महेश्वर सूत्र, ये सभी टोटल 42 प्रत्याहार हो गए हैं, जिनका प्रतिपादन या निर्माण हम महेश्वर सूत्रों के समान उनको देखकर ही करते हैं। उनमें हम उनके अनुसार ही इनको किया जाता है, ठीक है, उनके अनुसार ही इनका किया जाता है। उनका प्रतिपादन जो है 42 प्रत्याहारों का महेश्वर सूत्रों की सहायता से ही किया जाता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने कौन कौन से प्रत्याहार देख लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी यहाँ पे लिख देती हूँ कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट प्रत्याहार हैं। जैसे अच प्रत्याहार, जैसे, ठीक है, जैसे अच प्रत्याहार, ठीक है, अच प्रत्याहार। दूसरा था अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, ठीक है, हल प्रत्याहार। जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार मैंने नहीं बताया था, जस प्रत्याहार मैं बता देती हूँ कि जा से लेकर ठीक है शा तक के जो वर्ण है, जव गढ़ दस, क्या है, जव गढ़ दस, यानी कि जा से लेकर दा तक के जो वर्ण होते हैं वो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से झस प्रत्याहार, इसी प्रकार से झस प्रत्याहार, तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये आ जाएंगे 8वें से लेकर झा से लेकर शा तक के वर्ण, झा से लेकर शा तक के वर्ण जो हैं वो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो झा भा इया घड़ धस, क्या होगा, झा भा क्या होगा, झा भा इया घड़ धस, ठीक है। तो ये आ जाएंगे झस प्रत्याहार के अंतर्गत। इसी प्रकार से चय प्रत्याहार, इसी प्रकार से चय प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे, तो चय प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो इसमें आ जाएंगे च ट त कप, क्या होगा, च ट त कप। तो चा से लेकर या तक के जो वर्ण है, यानी कि 11 से 12 तक के जो वर्ण हैं वो चय प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। किस में आएंगे, चय प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सल प्रत्याहार। नेक्स्ट क्या बताया था, सल प्रत्याहार, इसे ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। इसमें ऊष्मीय वर्ण भी कहते हैं, जो सा से लेकर ला तक के वर्ण आते हैं। इसमें शा शा सा हा आते हैं, क्या होते हैं, सा 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 हा आते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट था यड़ प्रत्याहार। नेक्स्ट क्या था, यड़ प्रत्याहार। यड़ प्रत्याहार को अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यड़ प्रत्याहार किसके अंतर्गत आते हैं, तो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इसमें या से लेकर ड़ा तक के वर्ड जो आते हैं, 5 और 6 के जो वर्ड होते हैं वो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसको देख लिया है। इसके साथ साथ ही एक होता है अल प्रत्याहार। एक क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रत्याहार जिसे कहते हैं अल प्रत्याहार। जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं अल प्रत्याहार। क्या कहते हैं, अल प्रत्याहार। इसमें क्या आते हैं, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें वर्ण जो आते हैं वो 1 से लेकर जो वर्ण होते हैं और वो ला तक के सभी वर्ण आते हैं। क्या होते हैं, कौन सा प्रत्याहार मैंने बताया आपको कि अल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, अल प्रत्याहार, ठीक है। कौन सा प्रत्याहार, अल प्रत्याहार। तो इसके अंतर्गत आ से लेकर जो लास्ट में ल है, आ से लेकर ला तक के जो वर्ण हैं, ठीक है, आ से लेकर ला तक के जो वर्ण हैं वो अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें सभी स्वर और सभी व्यंजन आते हैं। क्या होते हैं, इसमें सभी स्वर और सभी व्यंजन आते हैं, ठीक है। और माहेश्वर सूत्र जो होते हैं उनका बिना महेश्वर सूत्र से कोई भी संधि नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे से अभी आपको सभी प्रत्याहारों को बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है।
तो मैंने आज की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया है? आज की क्लास में मैंने आपको पाणिनि के महेश्वर सूत्र पढ़ना बताया है कि किस प्रकार से आपको इनको पढ़ना है, किस प्रकार से आपको इनको याद करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ साथ ही हमने आज प्रत्याहारों को पढ़ा कि प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण, जिसका अर्थ होता है कम समय में अधिक बात कही जाए, यानी कि गागर में सागर करना। क्या होना? गागर में सागर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट हमने प्रत्याहार के संज्ञा विधायक सूत्रों को देखा, उनकी संख्या देखी, प्रत्याहार कितने होते हैं। तो पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों का प्रतिपादन किया है, जो हमारे टेट में, यूपी टेट में और सुपर टेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन आए तो आप 42 ही लगाएं, जबकि टीजीटी में अगर क्वेश्चन आता है तो आप 43 और 44 भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमने महेश्वर सूत्रों को देखा कि महेश्वर सूत्रों के माध्यम से प्रत्याहारों को किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने इनको बहुत अच्छे से समझा कि संयुक्त वर्ण क्या क्या होते हैं, इत संज्ञा का लोप होता है। उसके साथ साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी देखा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं मैंने आपको अभी बताया कि उसको क्या कहते हैं, अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 9। इसी के साथ साथ मुख्य स्वर हैं और संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हमने देखा। ठीक है, उसके साथ साथ ही हमने 42 प्रत्याहारों को भी देख लिया कि कौन कौन से 42 प्रत्याहार होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट प्रत्याहार थे उनको मैंने कवर करा दिया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने प्रत्याहारों को बहुत अच्छे से समझा है। क्लास अच्छी लगे तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स जरूर करें। ठीक है, और बताएं कि क्या क्या मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मैं क्या क्या मॉडिफाई कर सकती हूँ क्लास में। ठीक है, और कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासेस करा दी हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।